स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज हम लोग केमिस्ट्री का एक छोटा सा पॉइंट पढ़ें जिसको हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज। ये सक्रियता श्रेणी क्या है भैया? सक्रियता श्रेणी देखिए, श्रेणी मतलब क्रमबद्धता। अब श्रेणी किसे बोलते हैं? मान लीजिए पेड़ों की एक कतार लगी है, पेड़ों की कोई कतार लगी है, एक पेड़, दो पेड़, तीन पेड़, चार पेड़, 100 पेड़, 200 पेड़, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पेड़ों की श्रृंखला है, पेड़ों की श्रेणी है। अगर मान लीजिए गाड़ियों की कतार लगी है, एक गाड़ी, दो गाड़ी, किस्म किस्म की गाड़ी, अगर गाड़ियों की कतार लगी है तो हम उसको क्या बोलते हैं? गाड़ी की श्रेणी बोलेंगे या गाड़ियों की श्रृंखला बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार से श्रेणी का तो मतलब हो गया श्रृंखला या कड़िया, और सक्रियता का मतलब है कि क्रियाशीलता। तो अर्थात एक ऐसी श्रेणी, एक ऐसी श्रृंखला, एक ऐसी सीरीज जो ये दिखाए कि उसमें जिसकी वो श्रृंखला बनी हुई है, जिस चीज की वो श्रेणी बनी हुई है, जिससे उसकी कड़ियां बनी हुई हैं, वो किसके आधार पर सजाई गई है? सक्रियता श्रेणी के आधार पर। मतलब एक ऐसी सीरीज, एक ऐसी श्रृंखला, एक ऐसी श्रेणी जो तत्वों के, धातुओं के सक्रियता श्रेणी के आधार पर सजाई गई है। ऐसी श्रेणी, ऐसी श्रृंखला जो ये बता दे देखते ही कि इसमें पाए जाने वाले जो तत्व हैं, इसमें पाए जाने वाली जो धातुएं हैं, उनमें कौन ज्यादा सक्रिय है, कौन कम सक्रिय है, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे सक्रियता श्रेणी। फिर से आप सुने, सक्रियता श्रेणी क्या है? धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी तैयार होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी क्या है बेटा? रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? धातुओं को, अपने लोगों को पता है ना कि ये पूरी कायनात, ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा कॉस्मस किसका बना हुआ है? ये पूरा कॉस्मस बना हुआ है, वैज्ञानिकों ने अभी तक खोजा है, 118 प्रकार के तत्वों से पूरी कायनात बनी हुई है, पूरा कॉस्मस बना हुआ है 118 प्रकार के तत्वों से। अब आप समझे इस बात को कि जो ये 118 प्रकार के तत्व हैं, इनमें कुछ धातुएं हैं, कुछ अधातुएं हैं, कुछ गैसें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? धातु की है। धातुओं की संख्या बेटा कितनी है? 91। 118 प्रकार के तत्वों से मिलकर के जो पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, हमारी धरती, हमारा वायुमंडल, इसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? धातुओं की। कितनी संख्या है? 91। अब आप कहोगे सर ये धातु क्या होती है? तो आप लोग, अपने लोग बचपन से देख रहे हैं धातुएं क्या होती हैं। धातुओं को पीटो तो आवाज आती है। धातुएं, अगर हम लोग धातु का नाम लें तो अब अगर अपने लोगों के सामने कोई धातु का नाम ले, किसी धातु का नाम ले, तो अपने लोगों के सामने एक विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न हो जाती है। जैसे मैंने आपसे कहा चांदी, तो चांदी जैसे मैंने कहा तो आपकी आंखों के सामने सफेद सफेद रंग की कोई तस्वीर बन गई। मैंने आपसे कहा सोना, तो आपसे कहा सोना, तो आपके सामने पीले पीले रंग की कोई तस्वीर बन गई। मैंने आपसे कहा लोहा, तो लोहा मैंने कहा तो आपके आंखों के सामने काले काले रंग की कोई तस्वीर बन गई। तो इसका मतलब बेटा क्या जा रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। और वही मैं आपसे कह दूं लकड़ी, तो अब लकड़ी कहने पर आपके सामने कौन सा चित्र बनेगा? किस रंग की लकड़ी का चित्र बनेगा? इसका मतलब लकड़ी अधातु है। तो धातुएं कैसी होती है बेटा? धातुओं में अपनी एक विशेष प्रकार की चमक होती है। धातुएं पीटने पर बढ़ती हैं। धातुओं को हम पीटेंगे तो उनका आकार बढ़ेगा। धातुओं का हम पीट पीट करके, ठोक ठोक करके तार बना सकते हैं। लोहे का तार, एल्यूमिनियम का तार, कापर का तार पीट पीट करके बना सकते हैं। सोने को पीट पीट करके आभूषण बना लेते हैं। इसका मतलब ये धातुएं जो होती हैं आघात वर्धनीय होती हैं। इनको मारो तो ये बढ़ेंगी, आघात वर्धनीय होती हैं। आघात पहुंचाने पर, चोट पहुंचाने पर ये बढ़ती हैं। तो धातुएं विशेष चमक होती है, धातुएं पीटने पर बढ़ती हैं। धातुओं को प्रहार करने पर आवाज आती है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है, तो धातुएं ध्वनिक होती हैं।
ये तो कुछ ऐसे लक्षण मैं आपको बता रहा हूं भैया, जो ऊपर से देखने पर, आंखों से देख करके हम आराम से जान सकते हैं। धातुएं चमकती है, हाँ। धातुएं पीटने पर बढ़ती हैं, हाँ। धातुओं की ध्वनिक होती है, हाँ। ये सब तो कोई भी सुन करके और देख करके बता सकता है। लेकिन अगर हम विज्ञान में प्रवेश करेंगे और विज्ञान क्या कहता है, आओ करके देखें, अंदर में चले, तब विज्ञान का मजा है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार धातुएं क्या हैं? ये सब तो लक्षण है ही धातुओं के, ये वैज्ञानिक लक्षण भी है। लेकिन सबसे बड़ा लक्षण क्या है धातुओं का? धातुओं का सबसे बड़ा लक्षण है कि जब कोई धात्विक तत्व किसी दूसरे तत्व से संयोग करता है, जब कोई धातु किसी दूसरे तत्व से मिलती है, तो धातुएं दाता का काम करती हैं। अर्थात मिलने में, जैसे दो दोस्त आपस में मिले किसी चौराहे पर, तो जो धातु वाला तत्व होगा ना, वो दूसरे मित्र को चाय पानी करवाएगा, करेगा नहीं उनसे। तो जो चाय चौराहे पर चाय पिला रहा है, समझ लेना कि वो धात्विक तत्व है। अर्थात मेल मिलाप में जो किसी तत्व को कुछ दे वो धातु है, और जो ले वो अधातु है। तो धातुओं का सबसे बड़ा लक्षण अंदर वाला क्या है कि धातुएं रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन देती हैं, और जो लेती है वो अधातुएं होती हैं। तो धातुओं का सबसे बड़ा लक्षण क्या हो गया? धातुओं का सबसे बड़ा लक्षण हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया में ये इलेक्ट्रॉन देंगी, ये खर्च करके दोस्ती करते हैं, ये किसी से ले करके दोस्ती नहीं करते। अर्थात धातुएं जो होती हैं वो दाता का रोल निभाती हैं। अगर दो लोगों के बीच में दोस्ती हो रही है तो धातुएं दाता का काम करेंगी, डोनर का काम करेंगी, एक्सेप्टर का काम नहीं करेंगी। धातुएं दाता होती हैं, ये धनी होती हैं, इनको विद्युत धनात्मक कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देती हैं, और जो लेगी वो ऋणात्मक कहलाएंगी। तो धातुएं क्या होती है? दाता होती हैं। दो तत्वों के बीच में अगर संयोग हो रहा है, दो तत्व आपस में मिल करके कोई यौगिक बना रहे हैं, उसमें से जो तत्व धातु होगी वो इलेक्ट्रॉन देगी, अर्थात वो दाता का रोल प्ले करेगी। तो आप समझें अब बात को कि अगर धातुएं दाता हैं, धातुएं इलेक्ट्रॉन देती हैं, इलेक्ट्रॉन दे करके किसी दूसरे तत्व से संयोग करती हैं, तो ये बात पक्की हो गई कि इसका मतलब धातुओं में क्रियाशीलता है। धातुएं दूसरे तत्वों से मिलना चाहती हैं, ये सक्रिय होती हैं, क्योंकि इनके पास खर्च करने के लिए पैसा रूपी इलेक्ट्रॉन होता है। इनके पास खर्च करने के लिए इलेक्ट्रॉन होता है, तभी तो ये आराम से किसी को इलेक्ट्रॉन दे देंगे, रहेगा तभी तो देंगे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो भैया आप लोग ध्यान रखो कि इसका मतलब धातुएं सक्रिय होती हैं। तो जो धातुएं, कौन धातु ज्यादा सक्रिय है, कौन धातु कम सक्रिय है, इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक श्रेणी बनाई। उसी को बेटा हम बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। अब आप समझें, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर, उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखने पर जो सीरीज तैयार होती है उसे रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। तो अब ध्यान रखें कि वैज्ञानिकों ने एक सीरीज बनाई, एक श्रेणी बनाई, एक श्रृंखला बनाई, और उसमें बीच में रखा हाइड्रोजन को। अब आप जरा सोचो कि बात तो हम कर रहे हैं धातुओं की, कि सक्रियता श्रेणी में धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा जाएगा। मतलब सबसे ऊपर जो धातु होगी वो बहुत सक्रिय होगी, और सबसे नीचे जो धातु होगी वो बिल्कुल कम क्रियाशील होगी, क्योंकि सक्रियता श्रेणी के घटते हुए क्रम में हम रखते हैं, अब क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखते हैं। तो आप ध्यान दें कि जब बात हम धातुओं की कर रहे हैं भैया, तो इसमें अधातु की जरूरत क्यों पड़ गई? अब आप बोलोगे सर ये अधातु कहाँ है, तो आप बताओ कि ये हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन धातु है कि अधातु? हाइड्रोजन को हम लोगों ने देखा है? नहीं। हाइड्रोजन पीटने पर बढ़ती है? नहीं। हाइड्रोजन में कोई चमक होती है? नहीं। हाइड्रोजन ध्वनिक होती है? नहीं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देती है? नहीं। ये धातु का कोई लक्षण हाइड्रोजन पूरा नहीं करता। हाइड्रोजन तो भैया आवारा किस्म का तत्व है, ये सबके साथ घुल मिल जाता है। इतनी
वैज्ञानिकों ने इतनी बड़ी बड़ी श्रेणी जो है आवर्त सारणी बना दी, दीर्घाकार आवर्त सारणी बना दी। मेंडलीफ का प्रयास हुआ, अन्य अन्य वैज्ञानिकों का प्रयास हुआ कि बढ़िया से इन 118 प्रकार के तत्वों को सजाने के लिए एक सारणी बना दे। बनी भी, और उसमें 118 प्रकार के जो तत्व हैं उनको बढ़िया से अलग अलग स्थान दिया गया, बढ़िया से सजाया गया। लेकिन ये हाइड्रोजन मिस्टर जो हैं आज तक कहीं सज नहीं पाए। ये आवारा किस्म के हैं, ये इनको कहां रखा जाए, आज तक वैज्ञानिकों के लिए ये परेशानी के सबब बने हुए हैं। ये पहले समूह में भी आ जाते हैं और सातवें समूह में भी चले जाते हैं। ये सोडियम के साथ भी मेल कर लेते हैं, सोडियम वाली श्रृंखला में भी रख दिए जाते हैं और क्लोरीन वाली श्रृंखला में भी रख दिए जाते हैं। बड़े विचित्र हैं ये मिस्टर हाइड्रोजन। तो बताइए सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन की क्या जरूरत? भैया हाइड्रोजन बहुत ही सक्रिय तत्व है तो गैस, लेकिन बहुत सक्रिय तत्व है। इसकी सक्रियता का सबसे बड़ा उदाहरण तो यह है कि इतना सक्रिय है कि जैसे पूरी दुनिया बनी, इसने ऑक्सीजन से संयोग करके पानी बना लिया। इतना पानी बना लिया कि धरती के 70% हिस्से पर पानी ही पानी है। किसकी कलाकारी है? हाइड्रोजन की कलाकारी है। हाइड्रोजन बड़ा सक्रिय तत्व है। इसने दुनिया बनने के पर ही, धरती बनने पर ही पानी बना लिया ऑक्सीजन से मिलकर के, मतलब बहुत सक्रिय है। और ये तरह तरह से इधर जाकर के, उधर जाकर के, यहां जाकर के, वहां जाकर के आवारा की तरह सबसे दोस्ती कर लेता है, सबसे क्रिया कर लेता है। अब वैज्ञानिकों ने इतना दिमाग लगाया कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन को स्थापित कर दिया। हाइड्रोजन अधातु है। अब वैज्ञानिकों ने बताया कि हाइड्रोजन से भी जो सक्रिय होंगे उसको सक्रियता श्रेणी में ऊपर रख दिया जाएगा, और हाइड्रोजन से जो कम सक्रिय होंगे तब उनको सक्रियता श्रेणी में नीचे रख दिया जाएगा। कितना बढ़िया दिमाग लगाया गया। हाइड्रोजन अधातु लेकिन धातु के बीच में आ गया। क्यों? क्योंकि ये मिस्टर बड़े सक्रिय हैं, ये तुरंत रिएक्शन कर लेते हैं और इनका कोई स्थान क्लियर नहीं है। तो हाइड्रोजन से भैया जो ऊपर है तत्व, ये सब हाइड्रोजन से भी सक्रिय है, और हाइड्रोजन से जो नीचे है ये हाइड्रोजन से कम सक्रिय है। अब जैसे आप देखें लिथियम बहुत सक्रिय धातु है, पोटेशियम बहुत सक्रिय है, सोडियम बहुत सक्रिय है। ये इतने सक्रिय हैं, इतनी सक्रिय मेटल है ये कि ये वायुमंडल में अगर इनको खुला छोड़ दिया जाए तो ये हवा से ही रिएक्शन कर लेंगे। इनको इसीलिए मिट्टी के तेल में डुबो करके रखा जाता है। सोडियम, पोटेशियम जैसी धातुओं को खुले में क्यों नहीं रखा जाता? आपसे एक नंबर का यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सोडियम और पोटेशियम जैसे धातुओं को खुले में क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि ये हवा से ही रिएक्शन कर लेंगे, इतने सक्रिय हैं, इसीलिए इनको मिट्टी के तेल में डुबो करके रखा जाता है। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सब सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। ये जैसे किसी को पाएंगी उसी से क्रिया कर लेंगी। क्यों? क्योंकि इनके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी को इलेक्ट्रॉन देने के लिए, किसी से मिलने के लिए बेचैन रहते हैं, और अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेते हैं किसी को दे करके। तो भैया ये सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। कौन? लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं हुई। अब थोड़ा कम क्रियाशील धातु, लेकिन हाइड्रोजन से ज्यादा एल्यूमिनियम है, जिंक है, लोहा है और पीबी लेड या सीसा। तो ये एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा और ये सीसा या लेड, ये भी बहुत सक्रिय है, हाइड्रोजन से सक्रिय है, लेकिन इनसे थोड़ा कम सक्रिय है। तो हाइड्रोजन के ऊपर जो तत्व पाए जा रहे हैं ये हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय। और जरा आप नीचे आइए, हम लोग देख ले, कापर है, Cu कापर, Hg मरकरी या पारा, Ag सिल्वर या चांदी, Au गोल्ड या सोना, Pt प्लेटिनम। अब ये जो हाइड्रोजन के नीचे है भैया, ये ऐसी धातुएं हैं जो आसानी से किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं। ये सबसे कम क्रियाशील धातुएं हैं, हाइड्रोजन से कम और बहुत कम क्रियाशील धातुएं हैं, और ये महंगी भी धातुएं हैं। जैसे देखिए चांदी महंगी धातु है लेकिन बहुत कम क्रियाशील है, सोना बहुत महंगी धातु है लेकिन कम क्रियाशील है, प्लेटिनम सबसे महंगी धातु। आप जान लें कि प्लेटिनम सोने से भी ज्यादा महंगी धातु है। प्लेटिनम, शुद्ध प्लेटिनम सबसे महंगी धातुओं में से एक धातु है, लेकिन ये
किसी से क्रिया नहीं करती। इससे हम लोग जान सकते हैं कि ये जो महंगी धातुएं हैं ये स्वतंत्र अवस्था में रहना चाहती हैं, ये किसी से क्रिया नहीं कर सकती हैं, करने में इनको बड़ी दिक्कत होती है। इसका मतलब भैया ऐसे लोग दुनिया में, ऐसे लोग जो किसी से ज्यादा घुलते मिलते ना हो, किसी से ज्यादा मेल मिलाप ना करते हो, तो ये बात पक्का जान लीजिए कि इन्हीं प्रकार के तत्वों से मिलकर के समझिए वो बने हैं। उनमें ये तत्व ज्यादा है, प्लेटिनम और Au, Ag, ये सब तत्व ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी से मिलते मिलाते ही नहीं है। भैया ये जो 118 प्रकार के तत्व है ना, ये 118 प्रकार के तत्वों में जो तत्व जिसमें ज्यादा रहेगा उसमें उसका गुण पाया जाएगा। अब जैसे हाइड्रोजन मिस्टर है, अगर किसी में हाइड्रोजन का ज्यादा मामला है तो समझ लीजिए वो आवारा किस्म का है। जितने आवारा किस्म के लोग हैं, यहाँ बैठे वहां बैठे, इनका न कोई दोस्त न कोई दुश्मन, ये सबसे मिल मिला जाते हैं, तो समझ लीजिए उनमें किस तत्व की अधिकता है? समझ लीजिए उनमें हाइड्रोजन किस्म की अधिकता है। हमारा किस्म के लोगों में समझ लीजिए हाइड्रोजन ज्यादा, और जो बिल्कुल किसी से मतलब ही नहीं रखते हैं, अपने में खोए रहते हैं, बड़े बनते हैं, समझ लीजिए उनमें किन तत्व की अधिकता है? प्लेटिनम जैसे तत्व की अधिकता है, सोने जैसे तत्व की अधिकता है, चांदी जैसे तत्व की अधिकता है, Hg और कॉपर जैसे तत्व की अधिकता है। तो भैया आप समझ गए होंगे कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है। फिर से एक बार हम लोग देख ले कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखने पर जो श्रृंखला तैयार होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन के ऊपर के तत्व हाइड्रोजन से कम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील होते हैं, और हाइड्रोजन के नीचे के तत्व हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होते हैं। तो सीरीज क्या बता रही है? सीरीज बता रही है कि ऊपर से लेकर के नीचे तक ये जो धातुएं सजाई गई हैं ये क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में है। तो सक्रियता श्रेणी क्या दिखाएगी? धातुओं की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम। तो ये छोटी सी जानकारी रही सक्रियता श्रेणी के बारे में। ऐसी छोटी छोटी और जानकारी के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में।